हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को लेकर के। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एम्सा किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे। इस एसे के ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लाइफ साइंस के एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। चाहे हम गेट देखें, गेट एक्सेल, गेट बीटी, आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआईआर, इन सभी एग्जामिनेशंस में इस टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस टेक्निक से रिलेटेड वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे के और कौन कौन से नाम हैं, किन नामों से ये टेक्निक जानी जाती है। इसके अलावा देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर देखेंगे कि ये टेक्निक जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा फाइनली हम देखेंगे कि इस टेक्निक के एडवांटेजेस क्या है, और फाइनली ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं, यानी कि पीवाईक्यूज को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट वीडियो होगा एम्सा के ऊपर, तो अगर आप इस टेक्निक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश बेहतर समझ में आती है, तो एम्सा के ऊपर मैं इंग्लिश में ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूं, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि एम्सा क्या होती है, किस तरीके की टेक्निक है, कैसे क्या प्रिंसिपल होता है और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि एम्सा के कौन कौन से नाम है। देखिए, सेम टेक्निक है, नाम बहुत सारे इसके हैं और अलग अलग टेक्निक्स के नाम अलग अलग नाम से ये टेक्निक्स जानी जाती है। फॉर एग्जांपल इसको एम्सा बोलते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। इसके अलावा इसको मोबिलिटी शिफ्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं, मोबिलिटी शिफ्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है जेल शिफ्ट एसे, एक और नाम है जेल मोबिलिटी शिफ्ट एसे, एक और नाम है बैंड शिफ्ट एसे, और लास्ट जो नाम है जेल रिटार्डेशन एसे। ज्यादातर जो नाम है इसके जेल रिटार्डेशन एसे और एम्सा के नाम से जानी जाती है ये टेक्निक। बाकी भी नाम है, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको इन दोनों नाम पे कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि एम्सा और ये जो जेल रिटार्डेशन एसे है वो एक ही बात कर रहे हैं। अब इस टेक्निक में आप ज्यादातर जगह पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जेल मोबिलिटी या जेल रिटार्डेशन या बैंड शिफ्टिंग, इस तरीके की कुछ बातें लिखी हुई हैं। अभी थोड़ी देर बाद आप कोरिलेट कर पाएंगे कि आखिर इसको रिटार्डेशन या शिफ्टिंग, इस तरीके की जो नाम है वो क्यों दिए गए हैं इस टेक्निक को, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस टेक्निक में होता क्या है, यानी कि हम किस चीज का पता करते हैं इस टेक्निक से, टेक्निक किस काम आती है, इसको जानना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो मेन जो इसका काम है वो है स्टडी ऑफ प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन या प्रोटीन आरएनए इंटरैक्शन। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो डीएनए से इंटरैक्ट करते हैं, और कई सारे प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनका डीएनए के साथ इंटरैक्शन नहीं होता, वो प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन शो करते हैं, और बहुत सारे प्रोटीन्स इस तरीके का कोई भी इंटरैक्शन शो नहीं करते। लेकिन इस टेक्निक की मदद से हमें यह पता चल सकता है कि कौन सा प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि कोई प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरैक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। सेम गोज फॉर आरएनए, यानी कि कोई आरएनए जो है वो प्रोटीन के साथ, कोई जो प्रोटीन है वो आरएनए के साथ इंटरैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूं। जैसे आप सभी लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन जरूर पढ़ रखा होगा पहले के क्लासेस में। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, अगर मैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करूं तो वहां पे बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स काम आते हैं, और उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का काम होता है कि वो डीएनए पे जाकर के बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को अपरेगुलेट कर देते हैं, या ट्रांसक्रिप्शन का जो ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है उसको स्पीड अप कर देते हैं। इस तरीके की कुछ बात आपको पता होगी, आपने पहले से पढ़ रखी होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक तरीके का प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जाकर के इंटरैक्ट कर रहा है किसके साथ, डीएनए के साथ, किसी स्पेसिफिक डीएनए के फ्रैगमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता होगा। तो ये बात हम जानते हैं। तो यही पता करने की कोशिश है कि पर्टिकुलर कोई प्रोटीन अगर डीएनए के साथ इंटरैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में जानकारी ली जाती है। सेम गोज फॉर आरएनए। तो प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन और प्रोटीन आरएनए इंटरैक्शन के लिए जाना जाता है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टेक्निक है वो बहुत ही रैपिड है, यानी कि इससे रिजल्ट्स जो है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि बहुत सेंसिटिव टेक्निक है, यानी कि कम अगर आपके पास कंसंट्रेशन है प्रोटीन का या डीएनए का, तब भी ये टेक्निक आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकती है। तो सेंसिटिव टेक्निक है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, आप जल्दी से इसका इमेज ले सकते हैं इस स्लाइड का, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो होपफुली आपने इमेज ले लिया होगा, और अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या होता है।
सबसे पहले तो ये देखिए कि ये एक जेल है, मैंने जानबूझ करके इसको ब्लू कलर से बना रखा है ताकि आप समझ पाएं इसको। ये एक जेल है, आप सभी लोग जिन्होंने भी जेल रन किया होगा आपको आइडिया होगा। अब जेल में मैंने 2 वेल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, ये व्हाइट कलर के जो हैं वो वेल्स हैं, ठीक है। 2 ही वेल्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए। पहले वेल के अंदर मैंने डीएनए भी डाल रखा है और साथ के साथ मैंने जिस प्रोटीन का इंटरेक्शन चेक करना है, दैट मीन्स क्या कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही तो हम चेक करना चाहते थे। तो जिस प्रोटीन को आप टेस्ट करना चाहते हो उस प्रोटीन को और डीएनए को इस जेल के अंदर हमने ऐड कर दिया है, इस वेल के अंदर सॉरी हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला वेल है, यहाँ पे मैंने प्रोटीन को एक्सपोज नहीं किया है, दैट मीन्स प्रोटीन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल ही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस वेल के अंदर प्रोटीन और डीएनए दोनों हैं और इस वेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए है। अब ऑब्वियसली अगर डीएनए के साथ प्रोटीन अटैच्ड होगा, दैट मीन्स अगर प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा या किया होगा, तो ऑब्वियसली प्रोटीन जो है डीएनए पे बाइंड कर गया होगा, कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो गया होगा। और यहाँ पे तो प्रोटीन था नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही था। अब क्या किया, ऑब्वियसली ये वाला जो एंड है वो नेगेटिव एंड है जेल का, और इधर वाला जो एंड है ये पॉजिटिव एंड है जेल का। जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूव करने लगेंगे, पॉजिटिव साइड की तरफ। क्यों पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, ना केवल डीएनए बल्कि आरएनए भी। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो डीएनए के ऊपर पाया जाता है, और फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लग जाता है। इस तरीके की कुछ बात है। अब अगर यहाँ पे इस डीएनए के ऊपर प्रोटीन बाइंडेड होगा तो ये जो डीएनए है वो बहुत हैवी हो चुका होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई लोड पकड़ के अगर दौड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, वो ज्यादा आगे तक नहीं भाग पाएगा। सेम केस यहाँ पर भी है, इसका जो माइग्रेशन होगा या इसका मूवमेंट होगा बहुत स्लो होगा और ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा। वहीं अगर आप इसका देखेंगे, ये सिर्फ डीएनए है, तो ऑब्वियसली इसका मूवमेंट बहुत आगे तक हो जाएगा, काफी आगे तक ये भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए। तो अगर दोबारा देखें तो ये वेल क्या था? वेल कंटेनिंग प्रोटीन बाउंड टू डीएनए। यहाँ पे प्रोटीन और डीएनए बाउंड कंडीशन में थे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल था। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि जो ओनली डीएनए था वो आगे तक चला जाएगा और प्रोटीन प्लस डीएनए धीमा जाएगा, वो बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा। इसी से पता चल जाता है कि अगर यहाँ पे हमें बैंड जो है वो बहुत पीछे नजर आने लगे, या यहाँ पे कहीं बैंड नजर आने लगे, इस जगह पे कहीं बैंड नजर आए और यहाँ पे इस जगह पे कहीं बैंड नजर आए, तो हम समझ जाएंगे कि यस, जो हमारा डीएनए था वो प्रोटीन के साथ इंटरैक्शन शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे बैंड्स दोनों अलग अलग जगह पे हमें नजर आ रहे हैं। अभी इसके बारे में और डेप्थ में बात करने जा रहे हैं और भी इसकी वर्किंग के बारे में देखेंगे, तब तक आप इसकी इमेज ले सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पे हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर डीएनए और प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे होंगे तो डीएनए प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और डीएनए प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनने के साथ इसका साइज या इसका वेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो रिटार्डेशन हो जाएगा थ्रू द जेल। कहने का मतलब ये है कि अब क्या हो रहा होगा, अब जो बैंड काफी आगे तक अभी मिल रहा था, जब हम सिर्फ डीएनए की बात कर रहे थे तो बैंड काफी आगे जाकर के मिल रहा था, बिकॉज जो माइग्रेशन था वो अच्छा खासा हो रहा था। बट अब प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से जो बैंड पहले यहां पे मिल रहा था अब वो यहीं पे आकर के मिल जाएगा। दैट मीन्स रिटार्डेशन हो गया। दैट मीन्स जो हमारा प्रोटीन प्लस डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स था वो बहुत आगे तक नहीं जा पाया, रिटार्ड हो गया। पहले यहां तक गया था तो अब क्या हो गया? रिटार्ड हो गया, पहले ही रुक गया। तो जल्दी से हम एक बार वापस चलते हैं और जहां से हम लोगों ने शुरू की थी बात, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने रिटार्डेशन ऐसे क्यों बोला था। जेल रिटार्डेशन ऐसे बोलने का मतलब यही था कि जो बैंड अभी बहुत आगे दिख रहा था वो बैंड अब पीछे दिखने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक दो बातें यहाँ पे और करते हैं। प्रोसेस टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अ प्रोटीन टू बाइंड अ डीएनए फ्रैगमेंट। यही चीज हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस के जरिए हमें यह पता चलता है कि क्या कोई प्रोटीन जो है वो किसी डीएनए फ्रैगमेंट से बाइंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इस चीज को यहाँ पे चेक किया जाता है। एज इट माइग्रेट्स थ्रू अ नॉन डीनेचरिंग जेल। ये पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जेल आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे वो नॉन डीनेचरिंग होना चाहिए। डीनेचरिंग जेल का मतलब क्या होता है? डीनेचरिंग का मतलब ये हो गया कि वहां पे जो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल वगैरह है वो आप इस्तेमाल करते हो, और जो डीनेचरिंग एजेंट्स हैं जैसे कि आप
ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है, यानी कि जो प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो लीनियराइज हो जाएगा। लेकिन आपको वो चीज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही है, नॉन डीनेचरिंग जेल का इस्तेमाल करना है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आप प्रोटीन को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर प्रोटीन का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था तो वो अपने स्ट्रक्चर में ही डीएनए के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। अगर आपने प्रोटीन को डीनेचर कर दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो प्रोटीन अभी तक बाइंड कर जा रहा था डीएनए से, उसकी बाइंडिंग ही नहीं देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि प्रोटीन को आपने उसका साइज, उसका जो डीनेचरिंग कर दी, उसकी फोल्डिंग वगैरह सब खत्म कर दी। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जब भी आप इस तरीके का जेल रन करने जा रहे हैं, तो जेल डीनेचरिंग होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा और वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जैसे कि जब आप नॉन डीनेचरिंग जेल यूज करते हैं तभी हमको इस तरीके का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें मिल पाएगा। है इसका जल्दी से आप इमेज ले सकते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। इफ ऑन एक्सपोजर टू द प्रोटीन माइग्रेशन इज रिटार्डेड, कहने का मतलब ये है जब आपने डीएनए के साथ प्रोटीन को मिक्स किया और उसके बाद जब जेल रन किया तो जो बैंड था वो रिटार्डेड दिख रहा है, वो उतना आगे तक नहीं जा रहा है, बहुत पीछे बैंड दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन प्रेजेंट है, दैट मींस प्रोटीन और डीएनए आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ क्या निकाला जा सकता है? प्रोटीन हैज हाई एफिनिटी टू द डीएनए, प्रोटीन डीएनए के साथ बहुत टाइटली बाइंड कर रहा है, इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द प्रोटीन, जब प्रोटीन का साइज जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आप, रिटार्डेशन बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग बोले कि प्रोटीन का साइज जो है वो कुछ x था, उसके बाद मैंने प्रोटीन का साइज और बढ़ा दिया, y कर दिया मैंने, x साइज था वो y साइज कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रोटीन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो डीएनए के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स का भी साइज बढ़ता जाएगा या कॉम्प्लेक्स का भी वेट बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से बैंड फर्दर रिटार्ड होता जाएगा। जैसे कि सपोज करिए कि अगर मैं बनाऊं कि सपोज करिए कि पहला बैंड यहां तक, ये जो डीएनए था, नॉर्मल डीएनए था, वो यहां तक माइग्रेट कर गया था, लेकिन अब की बार क्या होगा, डीएनए यहीं तक माइग्रेट करेगा, पीछे ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन। याद रखिएगा आगे की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूल होगा, तभी ये डीएनए जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और ये वाला जो है पीछे से जो आ रहा है वो रिटार्डेड होगा, पीछे ही रह जाएगा। क्यों? अगेन मैं बता चुका हूं, क्योंकि वहां पे प्रोटीन का साइज, प्रोटीन जुड़ा हुआ है, प्रोटीन के साइज की वजह से जेल रिटार्डेड होगा। अगेन जितना ज्यादा प्रोटीन का साइज बड़ा होता जाएगा, जितना ज्यादा वेट होता जाएगा, उतना ही जो बैंड है वो रिटार्ड होता हुआ चला जाएगा। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप, ना केवल साइज के ऊपर डिपेंड करता है बल्कि शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि यानी कि शेप प्रोटीन का किस तरीके से है। नेक्स्ट, 2 प्रोटीन्स अगर बाइंड कर जाएंगे, ऑब्वियसली अगर एक प्रोटीन बाइंड किया था तो कुछ रिटार्डेशन देखने को मिला, 2 प्रोटीन या 3 प्रोटीन बाइंड कर गए तो फर्दर रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। अभी इस तरीके की एक डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा तो और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, मोबिलिटी विल बी फर्दर डिक्रीज। तो जल्दी से इसकी आप एक इमेज ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेडियो आइसोटोप्स लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड्स, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जनरली रिसर्चर्स रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं या डीएनए के जो डीएनए फ्रैगमेंट जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो प्रोटीन से बाइंड कर रहा है कि नहीं, उसको रेडियो लेबल्ड कर देते हैं। आखिर तभी हम देख पाएंगे, तभी हम जज कर पाएंगे कि बैंड कहां तक माइग्रेट किया या नहीं माइग्रेट किया, इस तरीके की चीजें। तो रेडियो आइसोटोप लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड्स आर यूज्ड, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली हमको पता है कि जब आप रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं तो सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कैन बी परफॉर्म थ्रू स्मॉल प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कंसेंट्रेशन एंड स्मॉल सैंपल वॉल्यूम। मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसीलिए अगर आपके पास कम वॉल्यूम है, कम अमाउंट है, कम कंसेंट्रेशन है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का, तब भी ये टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये टेक्निक इजी है, क्विक है, वर्सेटाइल है और हाईली सेंसिटिव है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर लिया था। जल्दी से आप इसकी एक इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ओके,
तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हम लोगों ने प्रोटीन से बाइंड करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोटीन्स ने बाइंड किया, उसके बाद हमने इसका एक जेल चलवा दिया, जेल रन कर दिया। अब आप देख सकते हो कि जहां पे दो प्रोटीन्स बाइंडेड हैं, 2 प्रोटीन्स यहाँ पे बाइंडेड है, आप चेक कर सकते हो 2 प्रोटीन्स बाइंडेड है, तो इस जेल, ये जेल जो हो गया वो बहुत ज्यादा रिटार्ड हो गया, मोर रिटार्डेड। जब मैं लिख रहा हूं मोर रिटार्डेड मतलब ये काफी पीछे रह गया। ये वाला देखिए, ये रिटार्डेड है, यानी कि नॉर्मल से कुछ पीछे रह गया। और जो जहां पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये ओनली डीएनए, ये ओरिजिनल बैंड ये मिलना चाहिए था, दिस वाज और दिस शुड बी द ओरिजिनल बैंड। इसके ऊपर एक प्रोटीन बाइंड है तो ये थोड़ा सा रिटार्ड हुआ, और 2 प्रोटीन बाइंड हुए तो और ज्यादा रिटार्ड हो गया। अब इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो ये फ्री प्रोब है। फ्री प्रोब का मेरा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डीएनए कह रहे हैं, दिस इज ओनली डीएनए। वहीं अगर हम इसकी बात कर रहे हैं शिफ्ट की, शिफ्ट का मतलब एक प्रोटीन अगर बाइंड किया था तो थोड़ा सा डीएनए रिटार्ड हुआ तो ये शिफ्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटीन बाइंड किया था। और यहाँ पे सुपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे 2 प्रोटीन्स बाइंड किए थे, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ बात होगी। तो शिफ्ट मतलब थोड़ा सा ऊपर, सुपर शिफ्ट मतलब और ज्यादा ऊपर, और ज्यादा रिटार्डेशन, इस तरीके की कुछ बातें। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 2 प्रोटीन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। आप जल्दी से इसकी एक इमेज ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहां पे आप देख सकते हैं उसी चीज को दिखाया मैंने और बेहतर एग्जांपल है। यहां पे सिर्फ डीएनए है, यहां पे डीएनए और प्रोटीन लिया गया है, तो आप देख सकते हैं येलो कलर का जो ये प्रोटीन है, रेड कलर वाला डीएनए है, और नेक्स्ट वाले में डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस एंटीबॉडी ले ली है, यानी कि प्रोटीन से भी एंटीबॉडी बाइंड कर रही है। अब आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो बैंड मिला हमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए का मिला। कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप बैंड देखें तो दिस इज अनबाउंड डीएनए, यहाँ पे सिर्फ डीएनए है, इसके साथ प्रोटीन नहीं जुड़ा हुआ, तो ये बैंड दिखा। यहाँ पे देखिए प्रोटीन और डीएनए का बैंड दिखा तो हमें शिफ्ट नजर आया क्योंकि थोड़ा सा ऊपर हो गया। और यहाँ पे देखिए ये सुपर शिफ्ट हो गया, यानी कि ये बैंड और ज्यादा ऊपर हो गया, और ज्यादा ऊपर नजर आने लगा, तो इसको बोल रहे हैं सुपर शिफ्ट। तो आप देख सकते हैं ये सुपर शिफ्ट का बैंड है, ये शिफ्ट का बैंड है, और ये आपका नॉर्मल बैंड है। तो डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस एंटीबॉडी, डीएनए प्लस प्रोटीन और डीएनए। एक बात याद रखिएगा कि जो रेडियो लेबल हमने करते हैं, तो रेडियो लेबल को हम जो ऑटो रेडियोग्राम के अंदर देखते हैं, तो ये जो बैंड्स दिख रहे हैं वो ऑटो रेडियोग्राम के अंदर में है, ऑटो रेडियोग्राम के अंदर में ये बैंड्स हमें नजर आ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव आपने प्रोब लिया था और रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव प्रोब आपने इस्तेमाल किया, तो वो ऑटो रेडियोग्राम के अंदर में ही आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की बात हुई। तो जितनी चीजें मैंने दिखाई थी वो यहाँ पे हमने देख ली, बताई थी जो भी। अब इसका चाहे तो आप इमेज ले सकते हैं और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखने जा रहे हैं एम्सा के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, which of the following statements about electrophoretic mobility shift assay is true? It is used to study DNA sequencing. क्या DNA sequencing को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है एम्सा? नहीं। It helps identify DNA protein interaction. ये बात सही है। It is used to determine RNA half life. ऐसा भी कुछ नहीं था। It separates protein based on size. ऐसा भी कुछ नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? बी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। In EMSA, a shift in the electrophoretic mobility of DNA indicates, तो जो शिफ्ट होता है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए, ऐसा कुछ नहीं था। मिथाइलेशन ऑफ डीएनए, ऐसा भी कुछ नहीं था। बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन टू द डीएनए, यही बात यहाँ पे देखने को मिल रही थी। डीएनए सुपर कॉइलिंग, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया सी। नेक्स्ट, which of the following is most critical for the specificity of binding in an EMSA? एम्सा में स्पेसिफिसिटी ऑफ बाइंडिंग के लिए क्या सबसे ज्यादा मोस्ट क्रिटिकल क्या चीज है? तो देखते हैं। द यूज ऑफ एसडीएस इन द बफर, द सीक्वेंस ऑफ द लेबल डीएनए प्रोब। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जो डीएनए प्रोब का जो सीक्वेंस होगा उसी के ऊपर प्रोटीन आकर के बाइंड करेगा। अगर दोनों में कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो सीक्वेंस ऑफ लेबल डीएनए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, सबसे ज्यादा क्रिटिकल यही। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। A researcher runs an EMSA but does not observe any shifted band. कोई shifted band नहीं देखने को मिलता।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकली रीजन, क्या वजह हो सकती है कि उनको कोई भी शिफ्टेड बैंड देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्रोटीन कंसेंट्रेशन इज टू लो, अब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि लो प्रोटीन कंसेंट्रेशन में भी एम्सा काम करता है। डीएनए प्रोब इज डिग्रेडेड, ऐसा भी बहुत मुश्किल है। डीएनए सीक्वेंस डज नॉट कंटेन द प्रोटीन्स बाइंडिंग साइट, ये हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज देखते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन आर रन इन एसडीएस पेज। तो आप देख सकते हैं कि अगर एसडीएस पेज के अंदर अगर ये रन करेगा तो ऑब्वियसली हमने बात किया था कि एसडीएस के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, और अगर प्रोटीन डीनेचर हो गया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली डीएनए के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये हुआ होगा तो ऑब्वियसली कि हमें कोई भी शिफ्ट बैंड में देखने को नहीं मिलेगा। तो डीएनए सीक्वेंस डज नॉट कंटेन द प्रोटीन्स बाइंडिंग साइट, ये भी एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है। और दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है। तो सी और डी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमें रीजंस नजर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे गेट के बैचेस शुरू हो चुके हैं 19 जून से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट के बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, चाहे बीटी चाहे एक्सेल, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर 8 जस्ट अ मोमेंट यस तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, यहाँ पे 8299134528। इस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा और गाइड कर देगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।